दोस्तों, गैलीलियो गैलीली ने एक बार कहा था कि हमारा यूनिवर्स एक ग्रैंड बुक है जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा गया है। आप हिग्स बोसॉन को देखिए, नेपट्यून को देखिए, रेडियो वेव्स को देखिए। ये सब अपनी डिस्कवरी से पहले मैथमेटिक्स से प्रेडिक्ट किए जा चुके थे। मतलब कि ये है कि हमारा ये यूनिवर्स सिर्फ मैथ से डिस्क्राइब नहीं होता, बल्कि वो खुद ही मैथमेटिकल है और हम सब इस बड़े मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। सुनने में कितना कूल लगता है ना। पर मैथमेटिक्स हर जगह पर है। मैथमेटिक्स मतलब नंबर्स, राइट। आप अपने आसपास देखिए, आपको कुछ नंबर्स नज़र आएंगे, जैसे कि आपके फ़ोन में बची हुई बैटरी परसेंटेज, आपके सामने लटकी हुई क्लॉक्स के नंबर, बुक में लिखा हुआ पेज नंबर। पर ये तो जस्ट सिंबल्स होते हैं जिनको हम इंसानों ने बनाया। इससे यूनिवर्स का मैथमेटिकल होना प्रूफ नहीं होता। दरअसल हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से कई सारे लोग मैथमेटिक्स को बस अर्थमेटिक ही समझते हैं कि बस हमारे पास नंबर्स हैं और हम उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते रहें, दैट इज़ मैथ। पर ऐसा नहीं है। मैथमेटिशियंस नंबर्स के अलावा ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी देखते हैं। अगेन आप अपनी नज़रें घुमाइए और अपने आसपास देखिए, क्या आपको कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिखे? जी हाँ, बिल्कुल दिखे होंगे, जिसमें से सबसे कॉमन है रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमको हर जगह पर नज़र आते हैं, पर ये चीज़ भी यूनिवर्स के मैथमेटिकल होने को प्रूफ नहीं करती। दरअसल असली मैथमेटिक्स नेचर में छुपी हुई है, वो उसके अंदर हिडन है। आप एक पत्थर को उठाओ और उसको फेंको। अब जब वो हवा में होता है तो आप उसकी ट्रैजेक्टरी को नोटिस करो। आप देखते हो कि वो पत्थर एक पैराबोला बनाता है। पत्थर ही नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी भी चीज़ को फेंकोगे तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगी। पर अगर आप यूनिवर्स में प्लैनेट के ऑर्बिट को देखो तो आपको एक और शेप हर जगह पर नज़र आएगा, और उस शेप का नेम है एलिप्स। मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस में ऑर्बिट करती है वो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है, भले ही वो एक प्लैनेट हो, भले ही कोई एस्ट्रॉइड हो, या फिर कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अगर वो किसी चीज़ को ऑर्बिट करेगी तो वो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगी। अभी ये पैराबोला और एलिप्स दोनों आपस में रिलेटेड हैं। एक लंबे एलिप्स का टिप बिल्कुल पैराबोला जैसा होता है, तो इनफैक्ट सारी ट्रैजेक्टरीज सिंपली एलिप्स का पार्ट होती हैं। और ये एक बड़ा ब्रॉड ऑब्जर्वेशन है। इसको थोड़ा ध्यान से सोचिए कि सारी ट्रैजेक्टरी एलिप्स का पार्ट होती हैं, और एलिप्स खुद एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसको आप इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल में आपको नेचर में मैथमेटिक्स का हिडन ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अब इस टाइप के शेप्स हमको जगह जगह पर नज़र आते हैं, और हम इंसानों ने ऐसे कई सारे रिकरिंग शेप्स को और पैटर्न्स को अपने नेचर में देखा। इन रिकरिंग पैटर्न में मोशन और ग्रेविटी के अलावा और भी कई सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, हीट, केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी और सब एटॉमिक पार्टिकल। इन सारे पैटर्न्स को हमने एक चीज़ में समराइज़ किया है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स। और देखा जाए तो ये सारे लॉज मैथमेटिकल इक्वेशन से ही डिस्क्राइब किए जाते हैं। अब क्योंकि नेचर को समझने के लिए हम फिजिक्स और फिजिक्स के लॉज का यूज़ करते हैं, और फिजिक्स के लॉज पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन हैं, तो यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हो कि नेचर का हर एक पैटर्न मैथमेटिक्स से समझा जा सकता है। पर यहाँ पर इक्वेशंस ही अकेली ऐसी हिंट नहीं है जो ये बताती हैं कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैथमेटिक्स, बल्कि इक्वेशंस के अलावा नेचर्स में नंबर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप कितने पेंसिल्स को 90 डिग्री पर रख सकते हो, तो ईजिली आप इसका आंसर दे सकते हो 3, क्योंकि हमारी इंट्यूशन ये कहता है कि हमारे स्पेस में 3 डायमेंशंस हैं। पर यहाँ 3 कहाँ से आया? 4 या फिर 42 क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही यहाँ पर 6 टाइप के क्वार्क्स क्यों होते हैं? उससे ज़्यादा और उससे कम क्यों नहीं होते? इसके अलावा नेचर में ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको लिखने के लिए आपको डेसिमल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836.15 टाइम्स हैवियर होता है। अब मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि केवल 32 ऐसे नंबर से फिजिसिस्ट दुनिया के सारे फिजिकल कांस्टेंट्स को निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे यूनिवर्स में अराउंड 32 से 34 फिजिकल कांस्टेंट होते हैं। आई गेस फिजिकल कांस्टेंट आप सब जानते होंगे, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जैसे कि पाई एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। ऐसे ही टोटल 32 कांस्टेंट्स होते हैं, और बाकी के फिजिकल कांस्टेंट्स को इन फिजिकल कांस्टेंट्स की मदद से निकाला जा सकता है। तो मतलब शेप्स के अलावा हमारे यूनिवर्स में नंबर भी हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्स इतना मैथमेटिकल क्यों है?
मतलब आप यूनिवर्स को जितना ज़्यादा जूम करके देखो उतना ही ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स नज़र आएगी। दरअसल ऐसा लगता है कि यूनिवर्स खुद ही एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और हम सब इसके पार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बेसिक हाइपोथेसिस के साथ जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल रियलिटी हाइपोथेसिस, जो कि ये कहती है कि यूनिवर्स हम इंसानों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब कि एक्सटर्नल फिजिकल रियलिटी इंसानों पर डिपेंड नहीं करती। जब भी हम किसी थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस निकालते हैं तो हम कुछ नए कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उन नए कॉन्स्टेंट्स के साथ कुछ नए शब्दों को कॉइन कर देते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, सेल्स, स्टार्स। इन सब का नाम बेसिकली हमने ही दिया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। पर अगर यूनिवर्स हमसे अलग है तो इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए जो एलियंस या सुपर कंप्यूटर्स भी समझ सके बिना इंसानी कंसेप्ट के। तो अभी ये चीज़ हमारे सामने लाती है द मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जो कि ये बताती है कि एक्सटर्नल फिजिकल रियलिटी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। मतलब कि हमारी रियलिटी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे समझो, सपोज करो आप बास्केटबॉल खेल रहे हो और आपने एक शॉट मारा, तो आप बॉल को कैसे डिस्क्राइब करोगे? यहाँ पर कंडीशन ये है कि बॉल एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और अभी तक हम नहीं जानते कि बॉल क्या होती है। जस्ट आपको उस ऑब्जेक्ट को उसकी ट्रेजेक्ट्री के थ्रू डिस्क्राइब करना है। तो आप कैसे करोगे? तो अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो आप बोल सकते हो कि पार्टिकल 1 पैराबोला में गया, पार्टिकल 2 भी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में गया, पार्टिकल 3 भी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में गया और ऐसे ही पार्टिकल नंबर 138 बिलियन भी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में गया। पर देखा जाए तो ये नोटेशन बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हर एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बताना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमने एक शब्द बनाया है बॉल, जो कि एक सिंपल शॉर्टकट है। तो मतलब ये बॉल या फिर स्टार जैसे शब्द हम इंसानों ने बनाए हैं। ये यूज़फुल हैं, पर साथ ही इनको यूज़ करना ऑप्शनल है। इसको आप ऑप्शनल बैगेज या फिर लगेज की तरह समझ सकते हो। पर ये सब सुनकर एक सवाल उठता है, क्या सच में ऐसी डिस्क्रिप्शन एक्सटर्नल रियलिटी में मिल सकती है जो कि लगेज फ्री हो? और अगर हाँ, तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्ट और उनके बीच की रिलेशन को कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, जिसमें कोई भी शब्द या सिंबल्स का पहले से कोई मीनिंग ना हो। बस उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज ही होंगी जो उनके म्यूचुअल रिलेशंस में दिखती है। इसलिए हम मैथमेटिक्स को थोड़ा क्लोजली देखते हैं। एक मॉडर्न लॉजिशियन के लिए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? दरअसल उनके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ का एक सेट है जिसमें उन एंटिटीज़ के बीच रिलेशंस होते हैं। देन रिलेशंस मॉडर्न मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स में सभी चीज़ों को प्योरली एब्स्ट्रैक्ट तरीके से डिफाइन करती है, बिना किसी एक्स्ट्रा लगेज के, जिसे आप मैथमेटिकल सिंबल्स के लेवल के फॉर्म में समझो, जिनका कोई इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है। जैसे 2 + 2 = 4 लिखो, या फिर इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करो, या फिर इसको इस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करो। नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी बस उनके रिलेशन में होती है। मतलब हम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को इन्वेंट नहीं करते, हम उन्हें डिस्कवर करते हैं और बस उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हम नोटेशंस का इन्वेंशन करते हैं। तो अभी 2 बातें याद रखने की ज़रूरत है कि एक्सटर्नल रियलिटी हाइपोथेसिस का मतलब है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं होगा, और जो चीज़ कम्प्लीटली लगेज फ्री डिस्क्रिप्शन में होती है वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। और इन दोनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हो तो बन जाती है मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस। यानी फिजिकल रियलिटी जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग डिस्क्राइब करती है वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप एक्सटर्नल रियलिटी में बिलीव करते हो जो ह्यूमन इंडिपेंडेंट है, तो आपको ये भी बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी फिजिकल रियलिटी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। हमारे वर्ल्ड में सब कुछ प्रॉपर्ली मैथमेटिकल है, इंक्लूडिंग आप भी मैथमेटिकल हो। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए चेस के गेम में वाइट टीम ने अपने रूक्स, बिशप्स और क्वीन का सैक्रिफाइस करके चेकमेट किया, तो लोग इस मूव को ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो वहाँ पर ब्यूटीफुल बोलने का मतलब चेस बोर्ड या फिर पीसेस की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर बात हो रही है एब्स्ट्रैक्ट गेम्स के मूव के सीक्वेंस की, कि पीसेस ने किस सीक्वेंस में मूव किया। चेस बोर्ड और पीसेस के बीच में रिलेशंस क्या है, जैसे एक पीस कहाँ मूव कर सकता है। चाहे तुम उसको फिजिकल वर्ल्ड में अज्यूम करो, इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करो, या फिर इसको एल्जेब्रिक नोटेशन में लिखो, गेम वही रहता है। वह बिल्कुल यूनिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है हमारे यूनिवर्स की तरह। तो मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है कि हम एक रिलेशनल रियलिटी में रहते हैं।
मतलब दुनिया की प्रॉपर्टी जैसे कि रैंडमनेस, कॉम्प्लेक्सिटी या चेंज, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक से नहीं बल्कि उनके रिलेशन से आती है। ये आइडिया इतना वाइल्ड है कि रैंडमनेस और टाइम जैसी चीज़ भी बिल्कुल इल्यूजन लगने लगती है और ऐसे एक मल्टीवर्स बन जाता है जो इतना बड़ा है कि सब कुछ छोटा लगने लगता है। तो हम खुद एक जाइंट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। अभी ये आइडिया आपको थोड़ा छोटा फील करा सकता है, पर ये एम्पावरिंग भी है। हमारे एंसेस्टर्स जो कि गुफाओं में रहते थे, वो भी ये सवाल पूछते थे कि स्टार्स क्या हैं, ये सब कहाँ से आए, पर उनको ये पता नहीं था कि उनके दिमाग में ही इनके जवाब ढूंढने की ताकत है। पर आज हम अपनी ब्रेन के पावर की मदद से यूनिवर्स के सभी मिस्ट्रीज को खोलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकल यूनिवर्स पर। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।